हेलो फ्रेंड्स, धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था बाल अध्ययन के क्षेत्र एवं महत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल अध्ययन की विधियां। वैसे तो बाल अध्ययन की जो विधियां हैं वो किसी एक विधि के द्वारा बाल विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से विधियों को अपना करके बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बाल विकास का अध्ययन है वो दो प्रणालियों के द्वारा किया जाता है, उपयोग में किया जा सकता है। पहला है पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली, जिसे क्रॉस सेक्शनल अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, लॉन्गलेटिव अप्रोच। ठीक है, तो जो समकालीन अध्ययन प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ अध्ययन किया जाता है और एक सटीक उत्तर दे दिया जाता है उनके वर्तमान जो भी वर्तमान में वो कर रहे होते हैं। इस जो समकालीन अध्ययन प्रणाली है वो एक समय में एक ही क्रियाकलाप का अध्ययन किया जा सकता है, तो ये काफी सर्वोत्तम प्रणाली नहीं माना जाता है। और इसमें मतलब कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं और सभी का कोई एक उनको क्रियाकलाप करने के लिए दे दिया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय सुना दिया जाता है। इसलिए वो काफी प्रचलन में नहीं माना जाता है और सर्वोत्तम नहीं माना जाता है। लेकिन जो दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली है ये काफी लंबे समय तक चलता है, लगभग 3 वर्षों तक चलता है, तो ये काफी सर्वोत्तम प्रणाली भी माना जाता है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपनी पुत्री जैकलीन पर लगभग 4 माह तक अध्ययन किया और उन्होंने उसके आंख, हाथों का सुसंचालन के और उसके संवेगों का परिवर्तन, इन सभी का वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो विकासात्मक सिद्धांत दिया, विकासात्मक प्रणाली का सिद्धांत उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया और वो दीर्घकालीन प्रणाली के रूप में, अध्ययन प्रणाली के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से जो दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इसी के आधार पर कुछ अन्य विधियां अपनाई गई जिसके द्वारा बाल अध्ययन किया जाता है। हम देखेंगे कुछ अन्य बाल अध्ययन की विधियां। ठीक है, इसमें पहला है अंतः निरीक्षण या अंतः दर्शन विधि, दूसरा है बाह्य निरीक्षण या बाह्य दर्शन विधि, तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, चौथा है व्यक्ति इतिहास विधि, पांचवा है गाथा वर्णन विधि, छठवां है विकासात्मक विधि, सातवां है तुलनात्मक विधि, आठवां है साक्षात्कार विधि, नौवां है प्रश्नावली विधि, 10वां सांख्यिकी विधि, 11वां है उपचारात्मक विधि और 12वां है मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे कि अंतः दर्शन विधि अथवा अंतः निरीक्षण विधि क्या है। ठीक है, तो अंतः दर्शन यानी कि अपने अंदर झांकना। अंतः दर्शन विधि का मतलब हो जाता है कि अपने अंदर झांकना, यानी कि इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण एवं वर्णन किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है, ठीक है, क्या करना चाहता है, तो इस जो अंतः निरीक्षण विधि है वो व्यक्ति के अंदर जो बालक है वो उसके अंदर झांक करके ये देखने की कोशिश की जाती है कि उसकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या है और वो कैसा अपना बात रख रहा है दूसरों के सामने, तो उसी का अध्ययन किया जाता है। उसे ही अंतः निरीक्षण अथवा अंतः दर्शन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है बाह्य निरीक्षण विधि। इसमें बालक बालिकाओं के व्यवहार व क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, मतलब कि उनके जो बाह्य व्यवहार होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनका निरीक्षण करके और एक अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो विकास किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग
एक नियंत्रित वातावरण में रख करके बालक अथवा बालिकाओं पर किया जाता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर किया था, तो उन्होंने नियंत्रित वातावरण में, मतलब कि एक रूम सेट कर लिया था और उसी में उसको खाना पीना सब कुछ। तो इसी प्रकार से जब बच्चों पे ये अध्ययन किया जाता है तो उनको एक नियंत्रित वातावरण में रख करके और कुछ क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, दिया जाता है। जैसे स्क्वायर दे दिया जाता है, उसमें 1 2 नंबरिंग करके, और दिया जाता है कि इसको सीक्वेंस से लगाइए, या फिर कुछ ऐसी कार्य प्रणाली दे दी जाती है कुछ भी करने को लिए, जो उसमें नंबर अथवा ABCD इधर उधर करके दे दिया जाता है, उसको नंबर से लगाइए। तो वो क्या है, एक तरह से प्रयोगात्मक विधि ही है, और उसके द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि बच्चे का जो विकास है वो किस स्तर का है। ठीक है, नेक्स्ट है गाथा वर्णन या व्याख्यान विधि। तो यह जो होता है ये आत्मगत विधि है। किसी घटनाओं का संचय व पुनः स्मरण करके अभिलेख तैयार करना ही गाथा विधि अथवा व्याख्यान विधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो वो उससे आपने कुछ पूछा, ठीक है, या फिर आप आए और वो फिर दौड़ा दौड़ा आया और आपको अपनी पूरे दिन की कहानी बताने लगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये क्या, कौन सा गाथा गा रहे हो, तो वही है गाथा अथवा व्याख्यान विधि। मतलब मौखिक रूप से वो पूरे दिन के क्रियाकलापों को आपके पास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, आपको बता रहा है, उसे ही गाथा वर्णन अथवा व्याख्यान विधि कहते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में विभिन्न अवस्थाओं की जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक अध्ययन है उसमें बालक के विभिन्न अवस्था की, मतलब कि मान लीजिए 1 से लेकर के अगर 5 साल तक के बच्चे पर अध्ययन किया जा रहा है तो उसके विभिन्न अवस्था, 1 साल में उसका मानसिक विकास कैसा था, दूसरे में कैसा था, तीसरे में कैसा था, इन सभी डेटा को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और उसी पे अध्ययन किया जाता है कि जैसे जैसे जो बालक है उसका विकास हो रहा है वैसे वैसे उसमें अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, अच्छा बनता जा रहा है, उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास हो रहे हैं। तो इसका अध्ययन विकासात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि। व्यवहार संबंधित समानता व असमानता का अध्ययन तुलनात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं छोटे, तो अगर वो गलती करते हैं या फिर कुछ अच्छा करते हैं तो ज़्यादातर तो गलतियों पे ही लोग डांटते हैं। तो जब एक छोटा सा बच्चा जब कोई गलती करके आता है तो हम उसे तुरंत कहते हैं देखो देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, तो एक क्या है, एक तुलनात्मक विधि के द्वारा हम उसमें अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि वो तुमसे अच्छा है और वो ऐसा नहीं कर रहा है, तुम इतने गंदे हो कि तुम इतनी सारी शैतानियां कर रहे हो, बदमाशियां कर रहे हो। तो इस विधि के द्वारा भी हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि। ध्यान रखिएगा, गाथा वर्णन विधि और साक्षात्कार विधि में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि गाथा और अथवा व्याख्यान विधि जो थी उसमें बालक आता है और आपको पूरे दिन की कहानी सुनाता है, ठीक है, उसको याद करके। लेकिन साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि बालक को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे जिन समस्याओं पर अध्ययन करना होता है उसी के विषय में जो प्रयोगकर्ता होता है वो बात करता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से अगर ये पूछना होता है कि तुम्हें फीवर कब से हो रहा है, ठीक है, तो वो बताएगा कि मुझे इतने दिनों से फीवर आ रहा है, तुम कौन सी दवाई। तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, जो क्वेश्चन आप पुटअप करोगे वही वो उसका आंसर देगा। जैसे आप कहाँ घूमने गए थे, ठीक है, तो वो बताएगा मैं चिड़ियाघर गया था, वहाँ आपने क्या क्या देखा, तो वो बताएगा वहाँ मैंने इन पशु पक्षियों को देखा, जिराफ देखा, शेर देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो वो बताएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक तरह से जो साक्षात्कार विधि है उसमें किसी भी समस्या को ले लिया जाता है और उसी पे क्वेश्चन
पुटअप किए जाते हैं बच्चे से और वो उसका आंसर देता है। तो इस प्रकार से जो डेटा अथवा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वो साक्षात्कार विधि द्वारा बाल विकास का अध्ययन करने में सहायक होती हैं। ठीक है।